तो आज के करंट अफेयर्स के अंक पे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे लेकर के आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, ताकि आप सभी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें करंट अफेयर्स लगभग यही सारा देखने को मिलेगा जो पिछले कई एपिसोड से आप लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। और मैं निरंतर रखूंगा ये श्रृंखला। आप लोगों की करंट अफेयर्स की दुविधा निश्चित तौर पे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि समाप्त हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, जितने लोग भी करंट अफेयर्स मेरे सेशंस देखते हैं, यदि आप पूरे भरोसे के साथ इस करंट अफेयर्स को रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, तो मैं 100% कहता हूँ कि प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। यहीं कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं कहीं से प्रश्न आपके आने हैं। तो क्यों ना आप इसी को भरोसा करें और इसी को पढ़ें। निश्चित तौर पे आप समय के साथ साथ बहुत कुछ सीखते जाएंगे। कोई भी परीक्षा हो आपकी, आप आईएएस और किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम को दे रहे हैं, या यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कोई एक दिवसीय एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके यहीं से फंसेंगे। आपको ये बात को पूरा भरोसा कर लेना चाहिए और मैं आप सभी को पूरे विश्वास के साथ ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ठीक, बाकी करंट अफेयर्स की एक मंथली मैगजीन कोई भी आप पढ़ लीजिएगा। एक साथ में मंथली हो सकती है या वार्षिकांक, परीक्षा के टाइम पे वार्षिकांक आ जाते हैं, तो कोई ना कोई वार्षिकांक भी साथ में लेकर चलिएगा। बाकी मेरा सफिशिएंट है। आप देखोगे उसमें यही सारी चीज़ें मिल रही होंगी और कोई अतिरिक्त चीज़ नहीं होगी। मैं लेकिन बहुत सेलेक्टिव होकर के पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज के सेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है, ये भारत की एक लोकतंत्र का मंदिर है और एक नई इमारत बन रही है, नया संसद भवन बन रहा है। तो भारत का नया संसद भवन से महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर पढ़ेंगे। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये आप देख रहे हैं एक इमारत यहाँ पे है, पीछे है ये भारत की पुरानी संसद है और अभी तो संसद प्रक्रिया यहीं चल रही है, लेकिन धीरे धीरे। और दूसरी ये नई इमारत है, इसके ऊपर देखिए ये हमारा राजकीय चिन्ह है और इसका अनावरण भी हो चुका है। तो नए संसद भवन की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ठीक है, कब रखी गई है? 10 दिसंबर 2020। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप भी जो तथ्य इंपॉर्टेंट हो वो लिखिएगा। ठीक है, इसका निर्माण जो है, एक परियोजना का नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा। क्या प्रोजेक्ट रखा गया है? ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। उद्घाटन की तिथि क्या है इसका, मतलब कब ये आधारशिला रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। इसके बाद नए संसद को निर्माण कौन कर रहा है, इसको बना कौन रहा है? तो हमारे देश की सबसे ज्यादा जिम्मेदार और सबसे महत्वपूर्ण कंपनी टाटा है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को जो है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है। तो ये काम कर रही है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये काम मिला है और बड़ा अच्छा भी है। अब टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये काम कितने में दिया गया है? तो इसमें टोटल खर्चा आ रहा है 861.90 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो 4 फैक्ट हो गए। कब ये आधारशिला रखी गई और जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया, टाटा को मिला, इतने को मिला। ठीक है, इसका जो डिजाइनिंग है, ये तो टाटा इसको बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, विनिर्माण करेगा। ठीक है, लेकिन जो इसकी डिजाइनिंग है वो बनाएगी एससीपी डिजाइनिंग एंड प्लानिंग कंपनी। इसकी डिजाइनिंग की ऐसा बनेगा, तो ये काम करेगी एससीपी डिजाइन, एचसीपी डिजाइन। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एससीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी है टोटल, ये इसका नाम है, एंड प्लानिंग कंपनी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। ये वाला डिजाइनिंग के लिए है और कंस्ट्रक्शन का काम जो है टाटा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब देखो, यदि आप इसे प्रथम दृष्टया देखो इस इमारत को यहां से, तो ये पूरी तरीके से एक त्रिभुजाकार आकृति है। त्रिभुजाकार, पहले संसद आपकी कैसी थी? गोली आकृति थी। ये आपका जो है लुटियंस डेली के तौर पे, जो हर्बर्ट बेकर और जो है एडविन लुटियंस के द्वारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उस टाइम पे बना था। 1931 की बात है वो, है ना। और ये जो आपकी नई संसद अब बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। तो टोटल ये त्रिभुजाकार आकृति है, लगभग जो ये है 64,500 स्क्वायर फीट में बन रही है आपकी, 64,500
500 किलोमीटर वो स्क्वायर फिट है आपका, है ना, स्क्वायर फिट में बन रही है आपकी ये 64,500 स्क्वायर फिट में बन रही है। यह वर्ग मीटर है, माफ करिएगा, फिट नहीं है, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर है ये, मीटर स्क्वायर, हाँ फिट में तो कम हो जाएगा। तो ये इतना एरिया है इसका। अब देखो ओवरऑल इसके बनाने के पीछे का रीज़न क्या है। आपको पता है कि 2026 तक ही हमारे देश में जो परिसीमन आयोग है, जिसके द्वारा जो संसद और लोकसभा के सीटों का और विधानसभा की सीटों को लेकर के एक वो रखा गया, तो अब आने वाले समय पे अब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। अब वैसे भी ये पुराना है तो इसमें कैपेसिटी बहुत कम है, तो अब ये जो बन रहा है यहाँ पे थोड़ा सा संख्या बढ़ाई गई, जैसे लोकसभा की संख्या बढ़ाई गई है 888, ठीक है, 888 सदस्य जो है लोकसभा के बैठ पाएंगे यहाँ से, ठीक है। सभी लोग आराम से लिखते जाना ये चीजों को, लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के सदस्य बैठ पाएंगे 384। अब ऐसा नहीं कि इतनी सीटें बना दी जाएंगी, ये तो मैक्सिमम एक बना दिया गया दायरा, अब जितनी बनेंगी वो देखा जाएगा। तो लोकसभा में बैठने की कैपेसिटी आपकी 888 है और राज्यसभा में 384 है। इस कैपेसिटी के साथ ये पूरी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। अभी इसी परिसर पे आपका अशोक स्तंभ लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका अशोक स्तंभ, ऊपर लगाया गया सबसे ऊपर सेंटर में। तो ये जो अशोक स्तंभ राजकीय चिन्ह लगाया गया है, इसको ये लगभग टोटल 6.5 मीटर की हाइट है, 6.5 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ है। टोटल जो है इसमें 9,500 किलोग्राम का वजन है, 9500 किलोग्राम का वेट है इसमें। और इसका अनावरण किया था मोदी जी ने 11 जुलाई 2022 को, पिछले ही साल हुआ था 2022 को। मतलब जो अशोक स्तंभ है इसका अनावरण हो चुका है। बाकी बिल्डिंग भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही जो है राष्ट्र को समर्पित होगी, हो सकता है अगले साल तक आ जाए। तो नया संसद भवन गोल की बजाय तिकोना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा का पूरा हमारी लुटियंस दिल्ली है, जहाँ पे भारत सरकार की सबसे बड़ी इमारतें हैं और मेरी बड़ी फेवरेट जगह है ये। मैं इस जगह पे बहुत समय व्यतीत किया है, जब कभी भी मुझे डिमोटिवेशन होता है तो मैं इंडिया गेट जाता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जगह है, ये आपका, ये तो हमारी पुरानी संसद है, पुराना कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी अब नया बन गया तो उसकी जगह पे पुरानी हो गई। तो ये नई संसद जो बन रही है, यहीं पर इसके पास एक बिल्डिंग है, नई संसद से अटैच्ड बिल्डिंग एक बनाई गई है। यहाँ पे देखिए हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, ये है राष्ट्रपति भवन, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन परिसर में ही आपका नॉर्थ ब्लॉक है और इधर साउथ ब्लॉक है, ठीक है। इंडिया गेट यहाँ पे देखिए कर्तव्य पथ है, अभी ये नाम परिवर्तन हुआ है, कर्तव्य पथ है, यहीं पे जनपथ और कर्तव्य पथ है, दो पथ है। तो कर्तव्य पथ में ही यहीं पर आपका आगे चल के इंडिया गेट रहता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा परिसर है जो आप लोगों ने निश्चित तौर पे घूमने जरूर आए होंगे और मेरा बड़ा जुड़ाव है इस जगह से। मतलब आप सोच नहीं सकते, ये बड़ा मोटिवेशनल जगह है जहाँ पे जो है भारत के राष्ट्रपति बैठते हैं, संसद सदस्य बैठते हैं। एक दो बार मैं संसद के अंदर गया हूँ, मतलब कि पास लेकर के आप भी जा सकते हैं, आपके संसद के द्वारा पास के थ्रू जा सकते हैं। एक दो बार, कई बार हमने स्टूडेंट्स को भी ले गए हैं संसद के, मतलब वो विजिटिंग गैलरी होती है, दर्शक दीर्घा होती है, वहाँ पे जाकर संसद की कार्रवाई भी देखी जा सकती है। तो शुरुआत में एक दो बार मैं छात्रों को भी संसद भवन के अंदर ले गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया संसद भवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य और फैक्ट। अब अगला है, देखो ये योजना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, अग्निपथ और अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है आपका। तो पिछले साल ही 14 जून 2022 को ये योजना आई थी आपकी, 14 जून। और आपको पता होगा छात्रों के द्वारा जो आक्रोश हुआ इस योजना का, ये बड़ा अजीबोगरीब रहा और निश्चित तौर पे सरकार के द्वारा जो है बहुत बुरी स्थिति बना दी गई। खासकर जो डिफेंस सर्विसेज वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अब इस योजना के तहत युवाओं को मात्र 4 साल के लिए 3 सेनाओं में, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के लिए है, 4 साल के लिए केवल भर्ती किया जाएगा। उनमें से मतलब टोटल में से 75% को जो है जैसे ही 4 साल पूरे हो जाएंगे तो सेना पैकेज दे देगा, सेना निधि पैकेज से एक अमाउंट दिया जाएगा 11.71 लाख रुपए का, और नहीं, हाँ 11.7 लाख रुपए है, उतने का भुगतान किया जाएगा। और इसके बाद अग्निवीरों को हो सकता है कि जो सशस्त्र बल हों
उनमें विशेष प्रेफरेंस दिया जाए, जैसे CAPF है और असम राइफल्स है, इनमें 10% सीटें आरक्षित की गई हैं इनकी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक नई योजना आई है आपकी अग्निपथ योजना, जो कि सिर्फ ये है कि भाई 4 साल के अंदर जो है हम जो युवा होंगे उनको 4 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। अब देखो इसमें जो टोटल आपको ध्यान रखना है, इसमें योग्यता कितनी है, 10वीं से 12वीं की योग्यता। 10वीं से 12वीं की योग्यता वाले बच्चे जो सीधी भर्ती आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में होती है, उसमें 17.5 ईयर की जो आपकी एज हो जाती है, यहां से लेकर 21 वर्ष तक। अभी 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, चूंकि ड्यू टू कोविड कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो इसी अवधि के लिए है। इस अवधि के अंदर अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे, जो एग्जाम का पैटर्न है उस एग्जाम के पैटर्न को क्वालिफाई करेंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। इनके लिए नाम दिया गया अग्निवीर का। नाम क्या दिया गया, अग्निवीर का। ठीक है, तो नाम दिया गया है यहाँ पे अग्निवीर। ठीक है, अब उम्र रखी गई आपकी 17.5 से 21 साल। ध्यान रखिएगा, कोविड के कारण से 2 साल अभी बढ़ाई गई थी, लेकिन वो है उम्र आपकी 17.5 से 21 साल। 4 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से पारदर्शी, केंद्रीकृत और स्वचालित चयन प्रक्रिया होगी। और इसके तहत जो सेवा संबंधी अधिनियम है उसमें जो है अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। और अग्निवीरों को आगे चल करके जैसे ही 4 साल पूरे हो जाएंगे तो एक सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा इनको। 4 साल पूरे होने के बाद 75% जो अग्निवीर होंगे, सेवा निधि पैकेज मिलेगा इन्हें। क्या मिलेगा, सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज के तहत कितना पैसा इनको मिलेगा, 11.71%। ये जो है इनको क्या मिलेगा, एक पैकेज दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। और जैसे इनकी सेवा समाप्ति हो जाएगी वैसे ही इनको जो है किसी ना किसी उसमें, जैसे आपको मैंने बताया CAPF है आपका। ठीक है, CAPF के साथ साथ आपका असम राइफल्स है, असम राइफल्स है। इन सब में जो है इनको आरक्षण मिलेगा। और ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट एजेंसियां हैं, वहां पर जो है इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो केवल 25% जो अग्निवीर है उनको स्थायी तौर पे रखा जाएगा। 2 तरीके से है। ठीक है, 100% में से 75% आपके अस्थायी 4 साल के लिए अस्थायी, और 25% के लिए परमानेंट स्थायी। तो इन्हीं में से जो बेस्ट होंगे उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, 25% का चयन किया जाएगा। ठीक है, और अभी जो है इस साल लगभग 46,000 अग्निवीरों को भर्ती करने को लेकर के लगातार भर्ती आ रही है। ठीक है, तो एक ये योजना भी आप लोग को ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अग्निपथ योजना या अग्निवीर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पहले तो कब योजना आई है आपकी, ये आपको पता होना चाहिए, 14 जून 2022 को। और जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताया, एज बताया, लेकिन 2 साल अभी एज क्या है, एक्सटेंड की गई थी ड्यू टू कोविड। ठीक है, अभी इस साल तक और रहेगी, फिर इसके बाद एज को खत्म करके 21 साल ही रख दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 साल के लिए इनका नामांकन रहेगा। ठीक है, 100% अग्निवीरों की नियुक्तियां जो है संवर्ग में नामांकन विकल्प चुनने के लिए दिया जाएगा। और 25% अग्निवीरों को क्या किया जाएगा, स्थायी तौर पर रखा जाएगा। ठीक है, योग्यता मैंने आपको बताया 17.5 साल से 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो कोविड-19 को लेकर के हमें बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है अभी। ठीक है, मैं कोविड-19 आपको पढ़ाने वाला हूं। और उसके बाद जो है कोविड-19 देखो एक लंबा सिलसिला चलेगा, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे कोविड-19 को लेकर के। तो कोविड-19 मैं मतलब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ही पूरे टॉपिक को मैं आपको कवर करा दूं। थोड़ा थोड़ा करके इस टॉपिक को हम समझते जाएंगे तो टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से मैं पहले कोविड-19 वाला टॉपिक जो आपका है उसकी शुरुआत करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा कोविड-19 से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, यहाँ पे तथ्य बताएंगे। और मुझे लगता है कि कोविड-19 से क्वेश्चन बहुत सारे आपके पूछे जाने की संभावना है। तो आपको पता है कि 2020 का पूरा जो समय रहा, ये पूरी तरीके से आपका भारत के लिए कोविड-19 का जो है प्रकोप सबसे ज्यादा था। लेकिन कोविड-19 की शुरुआत कब से हुई,
अब देखो ये आप फैक्ट लिखते जाना, एक जगह पे आप बना लो, अलग से 2-3 पेज जो है अलग से कर लो कहीं पे कोरोना वायरस में, क्योंकि डेली आपको 5-10 फैक्ट जो कोरोना से लेकर के 3-4 क्लास में आपका कवर कराऊंगा, ठीक है। तो वैश्विक स्तर की बात करें तो कोरोना की शुरुआत होती है दिसंबर 2019 से, ठीक है। ये कोविड की शुरुआत है, कहां से शुरुआत होती है? चीन के वुहान शहर से। कहां से चालू होता है? चीन के वुहान से, वहां से। और ऐसा भी आरोप लगे चीन के ऊपर कि ये चीन के द्वारा ही वायरस बनाया गया है। देखिए इसका आधिकारिक नाम रखा गया कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19, क्योंकि 2019 से स्टार्ट हुआ तो इसलिए इसको जो है 19 इसके साथ जोड़ दिया गया। तो कोरोना वायरस डिजीज पहली बार जो है एक ऐसा वायरस जो है आपका आया, ठीक है। इसके बाद WHO ने क्या किया, जब ये लगातार पेंडेमिक बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, कई सारे देशों में फैला, चीन हुआ, फिर आसियान कंट्रीज हुई, इसके बाद धीरे धीरे भारत में भी इसका प्रवेश हो गया, तो WHO ने इसको, WHO के द्वारा इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया, पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। और ये 11 मार्च 2020 को किया गया, 11 मार्च 2020 को, ठीक है। भारत में केस आने लग गए थे, इस दौरान भी भारत में भी कोविड के केस आने चालू हो गए थे, ठीक है। अब आपको पता है कि जब कोविड-19 की स्थिति बनती है किसी के भी, तो शरीर का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़े में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड करता है, और जो आपके लंग्स होते हैं उनको जो है, जो कोविड-19 का वायरस है उससे जो है पूरी तरीके से, तो शरीर में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। अब भारत में सबसे पहला मामला कब दर्ज हुआ? और भारत में सबसे पहला मामला जो है केरल राज्य में दर्ज हुआ। कहां पे, किस राज्य में दर्ज हुआ? केरल में। भारत में कोरोना का पहला मामला आया केरल में, ठीक है। और यदि हम बात करें कि यहां पर कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण से पहली मौत कहां पे हुई, वो हुई कर्नाटक में। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहला मामला भारत में आया केरल में कोविड-19 का, ठीक है। और सबसे पहली मौत कोरोना के कारण से हुई, वो हुई कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुझे आज भी याद है कि जब मार्च 2020 में होली का समय था, और होली में मैं पहुंचा था आपके देहरादून में। देहरादून मीटअप भी हमने किया था। देहरादून में काफ़ी सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे इस कारण जो है वहाँ पे, चूंकि पर्वतीय प्रदेश है, तो देहरादून में हमने गांधी मैदान में मीटअप किया था। उसी दौरान जो है कोविड-19 के बारे में चर्चा लगी, और जैसे ही मैं वापस आया वैसे ही कोरोना बहुत तेजी से फैलने लगे थे। मार्च की बात है। तो जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च को। यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। 22 मार्च को देश में एक जनता कर्फ्यू लगाया गया कि भाई एक दिन के लिए नहीं निकलना है। तो पहले लोगों को अंदर किया गया, घर के अंदर, क्योंकि देखो ये सरकार एक प्रक्रिया और तरीके से करती है, नहीं तो फिर आप लोग कहां मानने वाले हो, ठीक है। तो जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? 22 मार्च को। इसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में पहली बार लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन कब से कब लगाया गया? 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। कब से? 25 मार्च से देश को बंद कर दिया गया। 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 21 दिन के लिए देश बंद हो गया। और देश में पहली बार हुआ कि सड़कें वीरान हो गईं, सड़कें वीरान हो गईं। आज भी मुझे वो मंजर याद आता है कि जब प्रवासी मजदूर जो है अपने घर जाने के लिए बड़ा आतुर हो रहे थे, और स्थिति बहुत बुरी भी हुई थी। तो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन लगा था। फिर इसके बाद लॉकडाउन बढ़ता गया, बढ़ता चला गया, वो फिर आपका लंबी अवधि तक रहा। और कोविड में मैं बहुत एक्टिव था, आप लोगों को पता होगा। मैं भी 2 बार कोविड मुझे भी हुआ है। लेकिन उस दौरान जो प्रवासी मजदूर थे, यहाँ तक कि मैंने 100 झुग्गियाँ जो है उस समय आपकी गोद ली थी। जो यहाँ पे जिस क्षेत्र में मैं हूँ, गाजियाबाद क्षेत्र में, यहाँ पे 100 झुग्गियों को हमने गोद लिया था। और हमारा पूरा प्रयास था, लगभग 500 लोग थे उसमें, 100 परिवार थे आपके, और 500 लोग थे जिनके खाने पीने से लेकर उनके किसी भी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या को लेकर के हमारा जो फाउंडेशन है, आज़ाद फाउंडेशन, काफ़ी सक्रिय तौर पे काम किया। और यहाँ तक कि जब बात आई कोविड-19 में कि प्रवासी मजदूर जो है इस समय जा रहे हैं, जो है पलायन कर रहे हैं, तो उस दौरान भी हमने ये प्रयास किया था कि
उनके जो है उन तक संसाधन पहुंचाया जाए। तो बहुत एक्टिव रहा था उस दौरान, और उसी कारण से फिर पहले जो है आपका जब पहला जो वेव आई थी उसमें, फिर दूसरी वेव 2 बार मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ, बट अभी स्वस्थ है, स्थिति कोई दिक्कत नहीं है, डबल वैक्सीनेशन है, सब कुछ बढ़िया है। बच गए, नहीं तो फिर बहुत सारे अपनों को भी खो दिया। आप लोगों के भी अपने अनुभव होंगे, हमारे भी कटु अनुभव हैं कि कोविड-19 के कारण से काफ़ी लोग चले गए। तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? हरियाणा। ये भी ध्यान रखना है। पहला राज्य था हरियाणा आपका, ठीक है। पहला राज्य जिसने कोविड-19 को क्या किया? महामारी घोषित किया। WHO ने कब घोषित कर दिया था? 11 मार्च को। फिर हरियाणा ने घोषित किया। कोरोना वायरस के कारण से पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य था पंजाब। पंजाब ने सबसे पहले पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया था कोरोना के कारण से, तो पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाने वाला राज्य था पंजाब। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। और जो है कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य जो पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया वो है राजस्थान। ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। हरियाणा का नाम किस लिए आ रहा है? कोरोना को महामारी घोषित करने के कारण से, कि कोरोना को महामारी घोषित किया गया। पंजाब का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू लगाया गया। और लॉकडाउन जो आपका है, पहली बार लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान बना। मतलब कि राजस्थान पहला राज्य था जिसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो किया ही, फिर राज्य मतलब राजस्थान ने भी पूरे स्टेट में लॉकडाउन घोषित कर दिया। भारत में फिर कोविड-19 को लेकर के आपको पता है वैक्सीन बनी है ना, कोवैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी। तो कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति का नाम है मनीष कुमार। ये भी देखिए ऐतिहासिक हो गई चीजें। मनीष कुमार ये पहले पर्सन है जिनको कोरोना की पहली वैक्सीन वॉलंटरी लगी थी। और इसके बाद फिर आपको पता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन लगी उसमें फ्रंट लाइन वर्कर को पहली प्रायोरिटी दी गई, और इसके बाद फिर बाद में वैक्सीन लगी। और फ्रंट लाइन के लिए ज़रूरी भी था ताकि उनको जो है चीज़ों को संभालना है। तो बहुत तरीके से और पूरा देश आज वैक्सीनेटेड है, ये बहुत गर्व की बात है, ठीक है। बच्चे भी धीरे धीरे, बूस्टर डोज भी लग रही है, पूरे विश्व को वैक्सीनेटेड कर दिया हमने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जय हो। किस तरीके से उन्होंने जो है पूरे देश के साथ साथ विश्व के कई देशों में ये समस्या जो है उसमें मतलब वरदान साबित हुआ ये पूरा इंस्टीट्यूट। तो कोविड-19 कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा, अभी इन पे बाद में आएंगे। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर 2-4 डेटें हैं आपको याद रखना है कोरोना को लेकर। सबसे पहली डेट याद रखनी है, कोरोना चालू होता दिसंबर 2019 में, ठीक है। WHO के द्वारा 11 मार्च 2020 को इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया जाता है। और ये जो है आपका केरल राज्य में पहला मामला भारत में दर्ज किया गया था। इजराइल, एक क्वेश्चन और है, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना था? कि जहां मास्क की जरूरत नहीं है, पहले तो मास्क खूब चला, लेकिन दुनिया में पहला मास्क मुक्त देश बना था इजराइल। ये भी ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बनाया गया था इजराइल। तो इजराइल को लेकर के ये क्वेश्चन पूछता है। बाकी पहला कोविड-19 फ्री स्टेट बना था आपका, कंट्री बना था न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोविड-19 फ्री घोषित कर दिया था 100%। पहला स्टेट, पहला कंट्री के तौर पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो अब आज के लिए कोविड को लेकर के तो इतना ही रखेंगे। कोविड को लेकर के आज ज्यादा जानकारियां नहीं, इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हम लोग। आगे मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे सूचकांक हैं आपके भारत के, वो मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे सूचकांक हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ सूचकांक लेकर के उनकी जो है उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं आपके, उनको यहाँ पे करना चालू करते हैं। मतलब कि ये बहुत जरूरी है कि आपको कुछ बेसिक चीजें लेकर के हम यहाँ पे करा दें, ठीक है। तो सूचकांक और भारत का स्थान, आज ये टॉपिक हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप भी डाल लो, एक पेज बना लो, आप लोग एक लिस्ट बना लो। अब देखो कोविड को लेकर के पेज छोड़ देना, कोविड को लेकर के अभी कल मैं फिर कुछ लिखवाऊंगा, परसों फिर कुछ लिखवाऊंगा। अभी आने वाले करंट अफेयर्स के जो एपिसोड होंगे ना, डेली 5-10 फैक्ट 5-10 फैक्ट 5-10 फैक्ट आप कलेक्ट करते जाओगे मेरी तरफ से। मैं एक साथ इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो जाए। ये सही रहेगा ना? एक बार बताओ मुझे जितने भी बच्चे हैं कि मतलब कोविड को लेकर के फिर थोड़ा थोड़ा बताऊं, मैं एक दिन में बता दूंगा फिर आप घबरा जाओगे। बताए सभी लोग? अब ऐसे ही सूचकांकों को लेकर के भी जो प्रश्न बन सकते होंगे, इनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सूचकांक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो सूचकांक को लेकर के जो है, तो देखो पहला सूचकांक जो है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा। पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। जलवायु परिवर्तन लिखते जाना, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, सूचकांक 2023। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 कौन निकालता है? ये एक संस्था है आपकी, जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसके द्वारा जो है ये आपका सूचकांक निकाला जाता है। जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये सूचकांक निकाला जाता है। इसमें टोटल देशों की संख्या है 63। कितनी है? 63। और ये जो है इसमें नंबर एक पे है आपका डेनमार्क, और भारत को स्थान मिला है आपको 8वां। कौन सा मिला है? 8वां। 2022 में जो है 10वां स्थान था, इस बार जो है भारत का स्थान 8वां है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन में क्या प्रदर्शन हो रहा है, तो भारत की स्थिति अच्छी हो रही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 8वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2023 का है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा निकाला जाता है। डेनमार्क नंबर 1 पे है और भारत 8वें नंबर पे है जलवायु प्रदर्शन में। ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में। तो पहला सूचकांक तो आपका ये है जो आपको रट लेना है। दूसरा देखिए, एक संस्था है आपकी हेनले एंड पार्टनर्स। कौन सी संस्था है? हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, एक इंडेक्स निकाला जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये निकाला जाता है आपका। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत क्या है ये संस्था है आपकी हेनले एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा निकाला जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि विश्व में जो पासपोर्ट है उनकी स्थिति क्या है। जैसे कि विश्व का नंबर 1 पासपोर्ट जो आपका है, विश्व का नंबर 1 पासपोर्ट मतलब कि जापान का है। जापान ये एक तरीके की एक देश की क्रेडिबिलिटी होती है कि वहां के नागरिकों को इससे जो है बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो वर्ल्ड का नंबर 1 आपका कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत नंबर 1 है जापान का। भारत का जो है आपका 85वें स्थान पे है, हमारा स्थान है 85वां। ये 2023 का डेटा है, 2023 का डेटा है ये आपका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के तहत नंबर 1 जापान, भारत आपका 85वें नंबर पे है। अभी हमारे पासपोर्ट की स्थिति बुरी है, ठीक है, देखा जाए तो ये किसी भी देश के नागरिक और वहां के एटीट्यूड, बिहेवियर, कंट्री और उसकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। किसी भी देश का पासपोर्ट एक व्यक्ति धारण करता है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अगला रखिए, नेक्स्ट अगला है, एक संस्था है ग्लोबल फायर पावर, ठीक है, एक संस्था है ग्लोबल फायर पावर, ठीक है। इस संस्था के द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसके द्वारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 एक इसके द्वारा क्या किया गया? सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक पे नंबर 1 पे आपका है यूएसए, नंबर 1 पे यूएसए है और भारत का स्थान 4th है। भारत आपका 4th है, 4थे नंबर पे है। भारत आपका 4थे नंबर पे है, ठीक है। तो एक इंडेक्स आपका ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ठीक है, 2023। ये ध्यान रखना 2023, 2022 जहां पे, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हैं जो 2022 के हैं, बहुत सारे इंडेक्स 2023 में आ चुके हैं, ठीक है। अभी पूरा साल पड़ा है, अभी ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। एक संस्था है आपकी, इसके द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, रेडीनेस इंडेक्स ये 2022 का डेटा है, 2022 का। एक वाशिंगटन डीसी की संस्था है जिसका नाम है
पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स निकाला गया, जिसमें से नंबर 1 में अमेरिका है, नंबर 1 में यूएसए है और भारत का स्थान 61वां है। भारत जो है 61 में है। कौन से में? 61वें नंबर पे हमारा इंडिया है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आपका 2022 का, इसमें भारत का स्थान 61वां है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक है आपका ग्लोबल एमिशन सेफ्टी रैंकिंग, ठीक है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है आपका, जो उसके द्वारा निकाला जाता है। इंटरनेशनल आपका जो नागरिक उड्डयन संगठन है उसके द्वारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, एविएशन सेफ्टी रैंकिंग उड़ान को लेकर के है आपका, कि कहां पे उड़ान को लेकर के किस कंट्री के द्वारा कितने पैरामीटर्स हैं आपके। इसमें नंबर 1 में आपका सिंगापुर है, नंबर 1 में सिंगापुर है और 48वें नंबर पे हमारा भारत है। तो एक रैंकिंग आपको ये ध्यान रखना है, ये रैंकिंग आपकी है 2022 की। कब की है? 2022 की, ठीक है। तो देखिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय नागरिक और उड्डयन संगठन के द्वारा निकाला जाता है। सिंगापुर नंबर 1 पे, भारत की 48वीं रैंक है, ठीक है। टोटल 5 इंडेक्स हो गए आपके, ये 5 इंडेक्स हो गए। सबसे पहला हो गया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, नंबर 1 में डेनमार्क, भारत की 8वीं रैंक। ध्यान रखिएगा 2023 की का इंडेक्स है ये 2023 का है, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसके बाद हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये हो गया आपका, जापान नंबर 1 पे है इसमें। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 आपका यूएसए के द्वारा, ठीक है। इसमें नंबर 1 में यूएसए और चौथे नंबर पे भारत। फिर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, नंबर 1 यूएसए, भारत जो है 61वें नंबर पे। और ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है। तो देखिए, मैंने आज के करंट अफेयर्स के सेशन में कितने सारे टॉपिक कवर किए आपके। पहले टॉपिक में तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बताया मैंने आपको कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। दूसरे टॉपिक में अग्निवीर या अग्निपथ योजना के बारे में हमारी चर्चा हुई। तीसरे नंबर पे कोविड-19 को लेकर के अब हमारा एक सीरीज चालू कर दी है मैंने, मान लीजिए कि जिसमें कोरोना वायरस को लेकर के जितने भी फैक्ट होंगे क्रम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब इसमें बहुत कुछ है, अभी तो हम पहले बेसिक्स देख रहे हैं, फिर इसके लिए बहुत अभियान चलाए गए हैं, बहुत सारे ऐप बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे तथ्य फैक्ट है। तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक लिस्ट बनती रहेगी, अलग से पेज बना करके एक लिस्ट आप बनाते जाइएगा, ठीक है। और ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये सूचकांकों की एक लिस्ट बना लीजिए, ये भी खत्म हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, 4-5 लेक्चर में भारत अंतरराष्ट्रीय सारे सूचकांक में कवर करा दूंगा। तो सूचकांक भी एक क्रम से थोड़े थोड़े होते रहेंगे। तो आज के सेशन में अभी इतना ही रखेंगे। इतने जितने तथ्य मैंने आपको बताए इनको रट जाओ, इनको याद कर लो, इनको रिवाइज कर लो। जितना पढ़ाता जा रहा हूं उतना रिवाइज करते हुए चलना है, बस ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है, इसको रिवाइज कर लेना है, ये आपको कारगर है और बेहतर है, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे, सेशन कैसा रहा। और जितना पढ़ाता जा रहा हूं पुराना भी रिवाइज करते रहिए, एग्जाम वाले दिन पूरा का पूरा काम आएगा, ठीक है। चलिए, कौन है ये? एक बच्चा है, कविता जी कह रहे हैं सर हेनले में इंडिया को, नहीं, हेनले में इंडिया को 27वां जो है ना 2022 में मिला था। 2023 की रिपोर्ट बता रहा हूं, 2022 में भारत की रैंक 87 थी हेनले में। अभी जो भारत की रैंक है 2023 में वो है 85, ठीक है। आपको ईयर ध्यान रखना है, किस ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ईयर आपको ध्यान देना है, ठीक है। इतना रट लेना है अब आपको, और बाकी थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करते रहना, जहां तक संभवतः मैं पूरे क्रॉस चेक के साथ कंटेंट आपको लेकर के आता हूं, ठीक है। तो इतना रट जाओ और पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका।